हेलो दोस्तों, स्काई का जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर लेकर आ गए हैं दोस्तों डेली टेस्ट का अगला वीडियो। ओके दोस्तों, तो आज हम देखेंगे दोस्तों बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जीके के जो आने वाले एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 2026 जो हो रहा है और आगे आने वाले एग्जाम बीएसएससी एईडीओ बीपीएससी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आने की संभावना बनेगी दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या है। आज देखेंगे दोस्तों हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी से प्रश्न रहेगा दोस्तों इसमें। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आराम से देखिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से राज्य के नीति सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच अंतर का सबसे अच्छा वर्णन है। ओके दोस्तों, मौलिक अधिकार और नीति सिद्धांतों में अंतर का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं ऑप्शन एक का दोस्तों ए ऑप्शन है, मौलिक अधिकार सकारात्मक है जबकि राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत नकारात्मक अवधारणा है, गलत है दोस्तों। दूसरा, मौलिक अधिकार नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य है जबकि राज्य के निर्देशक सिद्धांत के पास कानूनी मान्यता होती है, ये भी गलत है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों, मौलिक अधिकार व्यक्ति को कल्याण को बढ़ावा देता है जबकि निर्देशक सिद्धांत जो है समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देता है। तो यही अंतर है दोस्तों, इसमें अच्छा वर्णन कर देता है। इसका एक आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, जो है मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देता है जबकि राजनीतिक सिद्धांत जो है समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके दोस्तों, देख लेते हैं दूसरा है, इसका पहला कथन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह केवल नाम मात्र के अधिकार का प्रयोग करता है। तो ये है दोस्तों सही है एक नंबर। और पूछा है सत्य कौन है, तो एक नंबर कथन सही है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, गलत है दोस्तों। प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है राष्ट्रपति। ओके दोस्तों, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि चुनते हैं राष्ट्रपति को। ओके दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से, याद रखिएगा राष्ट्रपति का चयन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तीसरा कथन है, राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन वह प्रधानमंत्री की तरह जनादेश का दावा नहीं कर सकता। ओके दोस्तों, तो ये प्रतिनिधित्व करता है लेकिन जनादेश का दावा नहीं कर सकता था। 3 भी सही है दोस्तों। चौथा देखते हैं कथन, सारे कानून सरकार के सभी नीतिगत फैसले एवं सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से होती है। तो ये भी सही दोस्तों, कुछ भी काम होता है तो राष्ट्रपति के नाम से होता है दोस्तों। सारे कानून जो बनता है एंड नीतिगत जो फैसला लेता है उस सब राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। तो 4 नंबर कथन भी सही है। पांचवा कथन है, भारत के सभी रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। तो सही है दोस्तों, रक्षा बल जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, एयरफोर्स, नेवी, सभी का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। तो 5 नंबर कथन भी सही है। तो इसका आंसर देख सकता है 1, 3, 4, 5। देख सकते हैं किसमें है, तो इसका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। 1, 3 और 4, 5 सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। ओके दोस्तों, छात्र मंत्रिमंडल के संबंध में उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं 3 का कथन। 1 नंबर कथन दोस्तों, मंत्रिमंडल को संतुलित करने और भविष्य के मंत्री कार्यालय के लिए अपने सदस्यों को तैयार करने के लिए विपक्षी दल द्वारा इसकी संरचना की गई है। तो 1 नंबर कथन जो है दोस्तों सही है। दूसरा कथन, यह भारतीय संसदीय प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो गलत है दोस्तों। तीसरा है, इसकी उत्पत्ति ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से हुई है। तो तीसरा सही है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है। देख लेते हैं किस ऑप्शन में, तो सी में है दोस्तों, केवल 1 और 3 सही है कथन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर पूछे दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है। और एक कथन इधर दिया है दोस्तों, उधर देख लेते हैं कितना कथन दिया है। इधर भी बहुत सारा 3 कथन है दोस्तों। 3 ऑप्शन दोस्तों ऊपर है 3 ठो है, 1 ठो नीचे पूछा कौन सा सही नहीं है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं 4 का कौन सा सही नहीं है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं 4 का 1 नंबर है दोस्तों, कौन सा गलत है, पूछ रहे गलत कौन है। 1 नंबर कथन देखते हैं दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटान करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो सही है दोस्तों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधी में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय करेगा। 1 नंबर ये ऑप्शन सही है दोस्तों। देख लेते हैं गलत पूछा है। ओके दोस्तों, 4 का गलत पूछा है, ये तो सही है दोस्तों। आगे देख लेते हैं
आगे बी है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का आचरण की जांच राष्ट्रपति के निवेदन पर सर्वोच्च न्यायालय ही करता है तथा उसकी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। तो ये भी सही है दोस्तों, 4 का बी जो है ये भी सही है दोस्तों। पूछ रहा है गलत कौन है, देख लेते हैं कौन सा गलत है। ओके दोस्तों, बी जो है सही है, ए भी सही था और बी भी सही है। सी देखते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए नियम है कि सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी न्यायालय या अधिकार में वकालत नहीं कर सकते। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी सही है, सी जो है ये भी सही है दोस्तों। जब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रिटायर करता है तो उसके बाद कहीं पे वकालत नहीं कर सकता। ओके दोस्तों, डी देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। गलत है दोस्तों, अवमानना होगा तो दंडित किया जा सकता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा 4 का डी जो है गलत है। ओके दोस्तों, और ए बी सी सही था, तो उसको आप लोग अच्छा से सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हीप यानी सचेतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ओके दोस्तों, पूछे कौन सा कथन सही है। तो प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में का संसद में अपना व्हीप होता है। ओके दोस्तों, सबका अपना व्हीप होता है, तो ये सही है दोस्तों। दूसरा, व्हीप सचेतक का पद संविधान में वर्णित नहीं है अपितु यह संसद के नियमों एवं संसदीय संविधित्व पर संचालित होता है। ये गलत है दोस्तों, तो केवल एक कथन जो है सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, केवल एक सही है। आगे देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। पूछा है सुमिलित नहीं है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं, सुमिलित नहीं, एक नंबर है, ए नंबर है दोस्तों, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, तो ये सही है दोस्तों। पूछा है सुमिलित नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये तो सुमिलित है दोस्तों। बी है जनगणना, संघ सूची का, जनगणना जो है संघ सूची का विषय दोस्तों, ये भी सही है। ओके दोस्तों, ये राज्य सूची का ही सही है, ये भी सही है दोस्तों। जनगणना जो है संघ सूची का, ये भी सही है। सी है दोस्तों, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ओके दोस्तों, 6 का सी है दोस्तों, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, गलत है दोस्तों। यही इसका राइट आंसर होगा, 6 का आंसर सी होगा दोस्तों, जो गलत सुमिलित है। ओके दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में आता है। ओके दोस्तों, ये शायद चौथा अनुसूची में है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा चौथा अनुसूची है या क्या है, आप लोग कमेंट में सही आंसर दीजिएगा इसका। तीसरा डी है दोस्तों, दल बदल विरोध, यानी दल बदल जो है 10वीं अनुसूची में है, ये भी सही है दोस्तों, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा। सी जो है गलत है। ओके, गलत सुमिलित है। आगे देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण कौन सा नहीं है, देख लेते हैं दोस्तों। 7 में क्षेत्रीय परिषद के लक्षण नहीं है, देखते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन 7 का, ये एक संवैधानिक संस्था है, तो यही दोस्तों इसका गलत है दोस्तों, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। ओके दोस्तों, 7 का आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, जो क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है दोस्तों, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, इसमें बोला है। ओके दोस्तों, अगला पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 5, क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना कब की गई थी, तो 1956, पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी। सी है, यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया। ओके दोस्तों, चंडीगढ़ राज्य नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है चंडीगढ़ को, और यह एक परमार्थदात्री संस्था, यही सही है दोस्तों। क्षेत्रीय परिषद जो है एक परमार्थदात्री संस्था है, न कि संवैधानिक संस्था, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। पूछेगा क्षेत्रीय परिषद कैसी संस्था है, तो परमार्थदात्री संस्था है। ओके दोस्तों, न कि संवैधानिक या असंवैधानिक। ओके दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। पूछा है कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं। दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। गलत है दोस्तों, सभी विषय पे कानून नहीं बना सकता है दिल्ली विधानसभा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, दूसरा है, सभी मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण करते हैं, तो सही है दोस्तों, दो का है, दो जो है सही है कथन। ओके दोस्तों, आगे देखें, तीसरा का पड़ोसी राज्य राजस्थान के 3 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है, ये गलत है दोस्तों, इसका आंसर केवल 2 सही हो जाएगा, तो बी होगा दोस्तों 8 का, बी राइट आंसर होगा, केवल 2 सही है। आगे देखते हैं, 9 का कथन दिया है दोस्तों, कथन पे विचार करने के लिए बोल रहे हैं। एक कथन इधर दिया है दोस्तों, देख लेते हैं नीचे क्या कथन है, नीचे एक कथन है, पूछा है कौन सा सही है। ओके दोस्तों, पूछा है कौन सही है, तो देख लेते हैं 9 का दोस्तों कौन सही है। पहला कथन देख लेते हैं क्या था, पहला कथन है दोस्तों,
नागालैंड में सामाजिक प्रथाओं से संबंधित संसदीय अधिनियम तब तक लागू नहीं होते जब तक राज्य विधानसभा इसका अनुमोदन न करे। तो सही है दोस्तों, नागालैंड में सामाजिक प्रथाओं से संबंधित संसदीय अधिनियम तब तक लागू नहीं होता है जब तक विधानसभा इसका अनुमोदन न करे। तो 1 नंबर कथन जो है सही है दोस्तों। दूसरा देखते हैं, दूसरा कथन है भू स्वामित्व एवं हस्तांतरण से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने का एकमात्र अधिकार नागालैंड राज्य विधानसभा के अधीन है दोस्तों। तो ये सही है दोस्तों, भू स्वामित्व एवं हस्तांतरण से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने का एकमात्र अधिकार नागालैंड राज्य का विधानसभा के अधीन है। ओके दोस्तों, तो इसका 1 और 2 दोनों सही है, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कथन दिया दोस्तों चार ठो, इसमें पूछा कौन सा सही उत्तर है। ओके दोस्तों, नीचे दिए कूट में कौन सा सही उत्तर है। ओके दोस्तों, पूछा है चारों में से कौन कौन सही है मेनली। ओके दोस्तों, देख लेते हैं 10 का एक का मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार का एक अध्यक्ष होता है जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति रह चुका होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, 1 नंबर जो है गलत है, वो कोई भी हो सकता है। ओके दोस्तों, दूसरा है एक सदस्य होता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो। तो सही है दोस्तों, न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो। ओके दोस्तों, तो ये सही है, 2 नंबर जो है सही है। आगे तीसरा देखते हैं दोस्तों, तीसरा है वह एक सदस्य होता है जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति हो अथवा रह चुका हो। 3 भी सही है। ओके दोस्तों, 3 भी इसका सही है। आगे देख लेते हैं, 4 है 3 सदस्य होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जिनकी नियुक्ति उन व्यक्तियों में से होनी है जिनको मानवाधिकार से संबंधित मामलों का ज्ञान हो अथवा व्यवहारिक अनुभव हो। तो 4 भी सही है दोस्तों, तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। तो केवल 2, 3, 4 सही है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। पूछा है दोस्तों 11 में कौन सा कथन सत्य है। देख लेते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है, जो गलत है दोस्तों, 3% नहीं है। आप लोग कमेंट में बताइएगा भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है। ओके दोस्तों, दूसरा है भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर फरसोंत पर्वत स्थित है, ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका न तो 1 और न ही 2 सही होगा दोस्तों, तो डी इसका राइट आंसर होगा 11 का। आगे देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। पूछा है, बोला है दोस्तों किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो देख लेते हैं 12 का दोस्तों, ट्रांस हिमालय नहीं होगा दोस्तों, बी है बृहद हिमालय या महान हिमालय। तो यही है दोस्तों, आंतरिक हिमालय बृहद हिमालय या महान हिमालय को आंतरिक हिमालय नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बी होगा 12 का। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कुछ पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त पर चोटियाँ अवस्थित है। ओके दोस्तों, देखा है अवस्थित है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ये चोटी दिया है दोस्तों, पूछा है कहाँ अवस्थित है। ओके दोस्तों, तो 1 नंबर सैडल पीक है, सैडल पीक, माउंट डियोवोली, माउंट कोयोबा और माउंट थोलियर जो है पूछा है कहाँ अवस्थित है। ओके दोस्तों, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ओके दोस्तों, सैडल पीक, माउंट कोयोबा, माउंट डियोवोली और माउंट थोलियर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अवस्थित है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, इसको पूछ सकता है दोस्तों, पूछेगा माउंट कोयोबा कहाँ अवस्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप में। ओके दोस्तों, इससे क्वेश्चन 4 ठो क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत कथन दिया दोस्तों कौन सा कथन सत्य है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं 14, भारत में सिंधु नदी बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है, जो गलत है दोस्तों। सिंधु नदी दोस्तों जम्मू कश्मीर में बहता है, उधर के साइड में बहता है, न कि बिहार और पश्चिम बंगाल के साइड में। ओके दोस्तों, और दूसरा है चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओके दोस्तों, चेनाब जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरा कथन सही है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का बी, केवल 2 सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, डेली टेस्ट का सीरीज चलता है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे, और इसके लिंक में दोस्तों, इसके डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक डाल देंगे दोस्तों, और पिछले जो 30 सेट चला है वहाँ से आप लोग 30 सेट देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट कर देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लय गुण है। अब 4 ठो दिया है दोस्तों, पूछा कौन सा लय गुण है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं 15 का,
लैगून यानी झील कौन सा है। ओके दोस्तों, तो चिल्का झील है दोस्तों, ये लैगून भी है, और पुलिकट भी लैगून है दोस्तों, या झील है, और कोलेरू भी है, और पेरियार जो है दोस्तों पेरियार नहीं है। ओके दोस्तों, तो पूछे कौन सा लैगून है, तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। ओके दोस्तों, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 1, 2 और 3। चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में है, याद रखिए चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। पुलिकट आप लोग कमेंट में बताइएगा कहाँ है दोस्तों, पुलिकट झील कहाँ स्थित है। ओके दोस्तों, किस राज्य में। और कोलेरू झील जो है, कोलेरू लैगून, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, या नोट कर लीजिएगा दोस्तों इसको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है। ओके दोस्तों, पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो देख लेते हैं इसका 16 का। एक नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से हुई है। ओके, तो बहुत बार पूछा है दोस्तों क्वेश्चन, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो अरबी भाषा या अरबी शब्द से हुई है। तो एक नंबर कथन जो है सही है। दूसरा देख लेते हैं, मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है, तो दूसरा भी है दोस्तों सही है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 16 का, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है, तो देख लेते हैं इसका दोस्तों 17 का होगा, इसका ए राइट आंसर होगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तार है दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का। ओके दोस्तों, तो 17 का आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक है। बोला कौन सा कारक आवश्यक है, कूट दिया है और बोला है। आगे देख लेते हैं इसका क्या क्या दिया है दोस्तों 18 का। एक जो है लवणीय दलदल, तो सही है दोस्तों, मैंग्रोव वनस्पति होता है जो लवणीय दलदल है। 2 है दोस्तों ज्वारीय संकरी खारी होता है, तो ये भी सही है दोस्तों, आवश्यक है मैंग्रोव वनस्पति के लिए, लवणीय दलदल होना चाहिए और ज्वारीय संकरी खारी होना चाहिए। और 3 है दोस्तों 200 सेंटीमीटर है उससे अधिक औसत वार्षिक वर्षा, ये जो दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गलत है दोस्तों 3 नंबर। 4 है दोस्तों पंख मैदान होना चाहिए, तो 4 भी सही है। तो इसका आंसर 1, 2 और 4 देख लेते हैं किस में है, तो डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, 1, 2 और 4 सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं। एक नंबर है दोस्तों, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है दोस्तों, पूर्वी तट पर, तो सही है दोस्तों। दूसरा है, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो ये भी सही है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी में पोटास अधिक मात्रा में पाई जाती है। तीसरा है, प्रति वर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, तो ये भी सही है दोस्तों, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को पूछता है दोस्तों तो उसे बांगर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों, बांगर या भांगर आपको ऑप्शन में देगा। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा, तीनों सही है, तो डी हो जाएगा दोस्तों 19 का, उपयुक्त सभी सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है। ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है दोस्तों, तो देख लेते हैं 20 का, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सतत पोषणीय विकास से संबंधित है ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट। ओके दोस्तों, सतत पोषणीय विकास से संबंधित है। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 21 नंबर में दोस्तों बोल रहा है, लगभग 6ठी और 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व अस्तित्व में आए हिंदू शब्द के संदर्भ में कथन पर विचार करना है, और पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ओके दोस्तों, पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही नहीं है। ओके दोस्तों, पूछा है कौन सा सही नहीं है, देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका एक नंबर कथन दोस्तों, ये फारसी भाषा का शब्द है। ओके दोस्तों, तो ये सही है दोस्तों, एक नंबर। जो हिंदू शब्द है दोस्तों, जो हिंदू राष्ट्र का जयकारा मोदी जी लगवा रहे हैं दोस्तों, ये हिंदू शब्द हिंदी भाषा का भी नहीं, ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदू भाषा जो है एक फारसी भाषा का शब्द है, तो एक नंबर सही है दोस्तों। पूछा है गलत कौन है, दूसरा देखते हैं, इसका प्रयोग सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र के लिए होता है, तो गलत है दोस्तों। सिंधु नदी के लिए पश्चिम क्षेत्र के लिए सिंडस होता है, न कि हिंदू शब्द का प्रयोग। ओके दोस्तों, तीसरा है इंडस होता है दोस्तों, सिंधु पश्चिमी क्षेत्र के लिए इंडस का प्रयोग होता है, न कि हिंदू का। तीसरा है, यह सामाजिक तथा धार्मिक पहचान के रूप में जाना जाता है, जो ये भी गलत है दोस्तों, ये न सामाजिक न धार्मिक पहचान के रूप में जाना जाता है हिंदू शब्द। तो इसका 2, 3 गलत है, और पूछा है गलत कौन है, तो देख लेते हैं 2 और 3 किस में ऑप्शन है दोस्तों, तो देखो दोस्तों 21 का आंसर होगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2 और 3 गलत है, पूछा सही नहीं है, तो 2 और 3 जो है सही नहीं है। और हिंदू भाषा पूछे किस
भाषा का शब्द है दोस्तों हिंदू जो है किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है हिंदू। आगे देखते हैं, आगे 22 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, तो सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ओके दोस्तों, मिलाना भी है और चुनना भी है, आंसर सही आंसर कौन होगा। ओके दोस्तों, तो 22 का देख लेते हैं। 22 का दोस्तों मत्स्य का दोस्तों मत्स्य महाजनपद की राजधानी दोस्तों कहाँ थी, राजधानी दी है तो विराटनगर है, मत्स्य का जो है विराटनगर। कुरु का देख लेते हैं दोस्तों, कुरु का है दोस्तों, कुरु का राजधानी है दोस्तों इंद्रप्रस्थ था। ओके दोस्तों, और सूरसेन का दोस्तों मथुरा था, सूरसेन का मथुरा था। और अस्मक का राजधानी कहाँ था दोस्तों, तो पोतन था। तो मिला दिए दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 3 4 1 2। ओके दोस्तों, ए का 3 है और बी का 4 है और सी का 1 है और डी का 2 है, तो इसका सी राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है, अलवर और नयनार के संबंध जो संत है दोस्तों, अलवर संत और नयनार संत के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है पूछा है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं 23 का। तो इसके क्या मतलब, अलवर विष्णु के भक्त, अलवर संत जो थे विष्णु के भक्त थे, जबकि नयनार शिव के भक्त थे। तो ये दोनों सही है दोस्तों। पूछता है दोस्तों क्वेश्चन, अलवर किसके संत थे, किसके भक्त थे, तो विष्णु के भक्त थे, और नयनार जो थे शिव के भक्त थे। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है और सही है ये कथन। दूसरा कथन है, अलवार तथा नयनार दोनों अपने देवताओं की प्रशंसा में तमिल में भजन गाते थे। ओके दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, अलवार और नयनार दोनों संतों ने देवताओं की प्रशंसा किस भाषा में भजन गाते थे, तमिल भाषा में गाते थे दोस्तों। तो ये भी सही है, 2 नंबर कथन भी सही है। इन दोनों भक्ति परंपराओं में महिला भक्तों की उपस्थिति शामिल थी। ओके, तो महिला भक्त इसमें शामिल थे, तो 3 भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 सही है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है पूछा है। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं 24 का, औरंगजेब पर नादिर शाह द्वारा किया गया आक्रमण। तो इसे ये दोस्तों, औरंगजेब पर नादिर शाह आक्रमण किया था दोस्तों। दूसरा, औरंगजेब की दक्षिण अभियान की लालसा जिस कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सका। ओके दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, 2 नंबर जो है गलत है। तीसरा, औरंगजेब द्वारा अपनाई गई मराठा नीति, ये भी सही है दोस्तों, अंग्रेजों मराठा नीति अपनाई थी। तो 1 और 3 सही है दोस्तों। तो इसका आंसर, सॉरी दोस्तों, इसका थोड़ा मिस है दोस्तों, मिस्ड है इसमें। देख रहे हैं 24 का दोस्तों आंसर बी होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 20 का राइट आंसर होगा। केवल 2 और 3 सही है। औरंगजेब पर नादिर शाह द्वारा आक्रमण किया था, गलती है दोस्तों। और औरंगजेब दक्षिण अभियान की लालसा जो उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दिया था। ओके दोस्तों, दक्षिण भारत को जीतने के चक्कर में उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दिया था, दूसरा कथन सही है। और तीसरा, जो औरंगजेब द्वारा मराठा नीति अपनाई गई थी दोस्तों, तो 3 सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, केवल 2 और 3 सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देन थी कि। ओके दोस्तों, उससे रिलेटेड कथन है 3 ठो, पूछा कौन सा सही है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं 25 का। ये दोस्तों, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, ये गलत है दोस्तों, ये नहीं, वो उनका कुछ अथी था दोस्तों इसका। दूसरा है, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। दूसरा जो है सही है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के बारे में। और तीसरा जो है, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों को निराकरण की और आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। ओके दोस्तों, तो 3 भी सही है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, केवल 2 और 3 सही है। वो दादा भाई नौरोजी के राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देन था 2 और 3। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर में एक कथन दिया है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या पूछा है दोस्तों इसमें, ऊपर देख लेते हैं। 26 में और सारा कथन दिया है और पूछा है कि सही कौन है। ओके दोस्तों, सही कौन पूछा है 26 में, तो देख लेते हैं इसका। 1 नंबर कथन क्या था दोस्तों, 1 नंबर कथन है, हो विद्रोह का आयोजन सिंहभूम के अधिग्रहण के खिलाफ किया गया था। तो 1 नंबर कथन जो सही है दोस्तों, हो विद्रोह का आयोजन दोस्तों सिंहभूम के अधिग्रहण के खिलाफ किया गया था। 1 नंबर कथन सही है, याद रखिएगा। आगे देख रहे हैं और कथन दिया है, और कथन है, दूसरा कथन है, हो विद्रोह के दौरान कृषि राजस्व नीति का प्रमुख मुद्दा था। तो 2 भी सही है दोस्तों। 3 है दोस्तों, 3 नंबर कथन है, मुंडा विद्रोह को साहूकारों और वन ठेकेदारों द्वारा शोषण के विरुद्ध संचालित
किया गया था, तो 3 भी सही है दोस्तों। मुंडा विद्रोह जो था साहूकारों और वन ठेकेदारों द्वारा शोषण के विरुद्ध संचालित किया गया था मुंडा विद्रोह। ओके दोस्तों, ये इसका सभी सही हो जाएगा दोस्तों। 1, 2 और 3 सही है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित कथन दिया है और पूछा है कौन से कथन सही है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं 27 का। ब्राह्मण समाज के विपरीत प्रार्थना समाज एकेश्वरवादी दर्शन में आस्था नहीं था, ये गलत है दोस्तों। दूसरा है राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाने की मांग की थी, जो सही है दोस्तों। तीसरा कथन है देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि वैदिक धर्म अनुल्लंघनीय है, ये भी सही है दोस्तों। पूछेगा वैदिक धर्म अनुल्लंघनीय है का खंडन किसने किया था दोस्तों? देवेंद्र नाथ ठाकुर। इसका हो जाएगा 2 और 3 सही है। ओके दोस्तों, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2 और 3 सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब कथन वाले प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आजकल कथन वाला ही बिहार दरोगा मेंस में पूछ रहा है दोस्तों, और आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछेगा, और बीपीएससी एईटीओ में और बीएसएससी सीजीएल 4 में भी यही सब क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कथन वाला। इसलिए आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल स्काई जी को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है घटनाओं पर विचार कीजिए और कौन सा कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। ओके दोस्तों, मतलब सजाना है उसको, तो देख लेते हैं 28 का आंसर क्या होगा दोस्तों। 28 का ये हो जाएगा दोस्तों, यानी स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसके बाद बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों, और उसके बाद कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, फिर कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। ओके दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा स्वदेशी आंदोलन का कब शुरू किया गया था दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 1914 में घटित कामागाटा मारू प्रकरण के संबंध में कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही होगा दोस्तों। याद रखिए कामागाटा मारू प्रकरण का कब हुआ था दोस्तों, ये पूछा था दोस्तों एनटीपीसी में, तो इसका आंसर होगा 1914। उसके बारे में विचार करना है। कथन दिया है दोस्तों 2 ठो, और पूछा सही कौन है। देख लेते हैं इसका। कनाडा सरकार ने अपने अप्रवासी कानून के तहत भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की इजाज़त दी थी, जो भारत से सीधे यहाँ नहीं आए थे। जो गलत है दोस्तों, वो इजाज़त नहीं दिया था, यहाँ पे बोला है दी थी। ओके दोस्तों, 1 नंबर जो है गलत है। दूसरा है कनाडा सरकार के इस अप्रवासी कानून को कामागाटा मारू की संज्ञा दी गई थी, कानून नहीं था दोस्तों, तो ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका न तो 1 और न ही 2 सही है। ओके दोस्तों, तो इस 29 का आंसर डी होगा दोस्तों। आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। ओके दोस्तों, तो ये भी सजाना है दोस्तों। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा दोस्तों, यानी पहले जो क्रिप्स मिशन आया था दोस्तों, उसके बाद था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्रिप्स मिशन दोस्तों 1940 में आया था, और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में। ओके दोस्तों, तो उसके बाद लाल किला मुकदमा हुआ था दोस्तों, और तीसरा है नौसेना विद्रोह हुआ था अंतिम में। ओके दोस्तों, तो आप लोग बताइएगा नौसेना विद्रोह कब हुआ था। ओके दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा नौसेना विद्रोह कब हुआ था। तो ये रहा दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, हिस्ट्री, पॉलिटी और जीके का मिक्स क्वेश्चन दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक करें और हम अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल स्काई का जीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें दोस्तों, जिससे आपको आने वाले वीडियो आने वाले को से नोटिफिकेशन मिले दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।